हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्लॉटर। बेसिकली बात करिए कि जो हमारे पास प्लॉटर होता है, देखो प्लॉटर होता है कि एक हमारे पास आउटपुट डिवाइस होता है, ये सभी को पता ही है। तो यहाँ बोले कि जो हमारे पास प्लॉटर है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है या फिर पर्पस क्या होता है उसका। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है टू स्टोर डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ अ ह्यूज मशीन। सेकंड दे रखा है टू प्रोसेस हाई डेफिनेशन वीडियोस। थर्ड दे रखा है टू एनालाइज ह्यूज कैलकुलेशन। और फोर्थ दे रखा है टू प्रिंट ग्राफ्स, ड्राइंग, चार्ट एंड मैप्स एक्सेट्रा। तो देखो प्लॉटर होता है क्या, प्लॉटर आपको क्या करता है बेसिकली, जब आपको हाई एंड वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंट करने होते हैं। देखो वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, ग्राफ्स आ जाते हैं, हमारे पास ड्राइंग्स आ जाती हैं, चार्ट्स आ जाते हैं, और हमारे पास मैप वगैरह भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारा फोर्थ यहाँ पे बन जाएगा एक्यूरेट राइट आंसर। अब देखो प्लॉटर के बारे में और क्या क्या चीज़ हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखो फर्स्ट यही है कि प्लॉटर इज़ अ टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस। अब हम इसको आउटपुट डिवाइस बोल रहे हैं तो ये इसीलिए कुछ ना कुछ तो प्रिंट करके हमें देता होगा। तो क्या प्रिंट करके देता है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो हमें हाई क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने का काम करता है ना। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि वेक्टर जो हमारे पास इमेजेस होती हैं, या फिर इमेजेस ना बोलूँ तो उसको मैं ग्राफिक्स बोल सकता हूँ, उसको प्रिंट करने का काम करता है। तो वो हमारे प्लॉटर्स होते हैं। बाकी देखो अगर हम बात कर लेते हैं कि एक प्रिंटर होता है, एक हमारा प्लॉटर होता है। तो देखो प्रिंटर तो हम नॉर्मली जो हमें मतलब अलग अलग शीट्स में, जैसे हमारे पास अलग अलग शीट्स होती हैं ना, A1 शीट होती है, A2 शीट होती है, A3 शीट होती है। इन जनरल आप सभी ने A4 शीट के बारे में पढ़ा होगा, जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो A4 शीट, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। पर जो आपके प्लॉटर्स होते हैं ना, प्लॉटर क्या करते हैं, जब आपको बेसिकली कोई मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ एक तरीके से जैसे हम बात कर लेते हैं कोई कैड कैम के सॉफ्टवेयर की, तो आपने कोई चीज़ इंप्लीमेंट की है, या फिर जो आपके आर्किटेक्चर वगैरह होते हैं है ना, आर्किटेक्चर वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, आर्किटेक्ट वगैरह होते हैं ना, वो आपके क्या करते हैं, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके नक्शा या फिर ब्लूप्रिंट्स वगैरह तैयार करते हैं। तो उनको वो ब्लूप्रिंट्स चाहिए होते हैं, तो वो सारे किसके थ्रू प्रिंट करवाए जाते हैं, वो प्लॉटर के थ्रू प्रिंट करवाए जाते हैं। तो ऐसे नहीं सोचना है कि हाँ सर मतलब प्रिंटर के थ्रू भी हम कर सकते हैं। पर देखो जहाँ पे हाई एंड वेक्टर ग्राफिक्स की बात आ जाती है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल क्या लिया, जैसे हमारे पास कैड के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, कैड की फुल फॉर्म पूछी जाती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, हम इसको बोल देते हैं। ओके, सी से हमारा कंप्यूटर बन जाता है, ए से हमारा एडेड बन जाता है, और डी से हमारा क्या बन जाता है, डिज़ाइन हमारे पास बन जाता है। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं आर्किटेक्चरल ड्राइंग जो होती हैं। अब आर्किटेक्चरल ड्राइंग जो हमारी होती है वो विद द हेल्प ऑफ जो हमारा कैड सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना प्लॉटर के बारे में काफ़ी बार पूछी जाती हैं। तो इनको अंडे ज़रूर आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी देखिए इसके अलावा जैसे हम बात कर लेते हैं कि छोटे मोटे जो चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं प्लॉटर की, तो यही पूछा जाता है मेनली कि जब हम प्लॉटर को क्लासीफाई करते हैं तो कितने टाइप के प्लॉटर हम पढ़ते हैं। देखो वैसे तो अगर आप और मतलब इंटरनेट के ऊपर देखोगे तो आपको मल्टीपल प्लॉटर मिल जाएंगे। पर जो आपकी नॉर्मल 11th 12th की जो बुक्स होती हैं, तो वहाँ पे ना सिर्फ बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि आपके जो प्लॉटर्स होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक आप पढ़ोगे ड्रम प्लॉटर के बारे में, अगर आपने कभी बुक पढ़ी होगी तो आप पढ़ोगे ड्रम प्लॉटर के बारे में। या फिर आप सेकंड कौन सा पढ़ते हो, फ्लैट बेड के बारे में। ओके, फ्लैट बेड हो गया, और दूसरा एक आपका ड्रम आता है, दूसरा आपका फ्लैट बेड आता है। और जो आपका ड्रम प्रिंटर आता है, ड्रम प्रिंटर में यही पूछा आता है कि हम किसका यूज़ करते हैं। तो ड्रम प्रिंटर में ना आप क्या करते हो, बेसिकली एक आपका इस टाइप का ड्रम होता है। अब इस ड्रम में क्या होता है, आपके यहाँ पे इस जगह पे आपकी शीट डाली जाती है, जो बड़ा सा पेपर होता है उसको डाला जाता है। तो ये ड्रम क्या करता है, ये ड्रम रोटेट करता है ना, ये ड्रम क्या करता है, रोटेट करता है। रोटेशन के बिहाफ पे क्या होता है, जो भी आउटपुट होती है वो, जो भी आपका पेपर शीट्स होती है यहाँ पे, उसके ऊपर क्या होता है, वो प्रिंट हो जाता है। तो ऐसे करके आपका जो ड्रम प्रिंटर होता है वो वर्क करता है। और हमेशा ये अगर पूछा जाता है कि किसका यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे हम सर रोलर का यूज़ करते हैं। वहीं जो हमारे पास फ्लैट बेड होते हैं, तो फ्लैट बेड एक्चुअल में ऐसे होता है, अगर आपने कभी देखा होगा तो ऐसे आपकी मशीन होती है रखी हुई, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर एक पेन की असेंबली लगाई जाती है। मतलब ऐसे करके एक यहाँ पे होती है मशीन। ओके, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे एक पेन के तरीके से, कि यहाँ पे एक आपको एक डिवाइस लगा हुआ दिखता था, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली पेन ही बोलते हैं प्लॉटर का। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे इस मशीन के बीच में से क्या डाला जाता है, पेपर को डाला जाता है। और जहाँ जहाँ पे पेपर जाता है तो वहाँ वहाँ पे जो ये पेन है, ये पेन क्या करता है, अपनी जो इंप्रेशन होती है वो वहाँ पे उसके ऊपर पेपर के ऊपर छापता रहता है। इसकी हेल्प से क्या होता है, बेसिकली जो आपकी फाइनली जो प्रिंट होके निकलता है वो आपको वहाँ पे विजुअल हो जाता है।
तो याद रखना है कि ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्लॉटर होता है जहाँ पे हम पेन का यूज़ करते हैं, है ना। तो पेन का कहाँ पे यूज़ करते हैं, या फिर ऐसा बोला जाता है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जहाँ पे एक पेन यूज़ होता है और वो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है। हॉरिजॉन्टल इन द सेंस कि वो या तो ऐसे इस तरफ को जाएगा या तो वो इस तरफ को जाएगा, है ना। तो पेज के इस तरफ उस तरफ जाने का काम कौन करता है, हमारा फ्लैट बेड प्रिंटर करता है। तो दो टाइप के प्रिंटर होते हैं मेनली, तो इनको आप जरूर नोट कर लें। बस इसके बारे में यही पूछा आता है क्योंकि 12th लेवल के लिए इतना ही सफिशिएंट है। बाकी जैसे धीरे धीरे और चीज़ें ऐड ऑन होगी वो मैं आपको करवा दूंगा जो इंपॉर्टेंट लगेंगी मुझे, ताकि जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लेज़र प्रिंटर आता है। तो देखो हमारे पास जो लेज़र प्रिंटर्स होते हैं ये किसका एग्जांपल आता है। तो लेज़र प्रिंटर क्या होता है, पेज प्रिंटर बोलते हैं इनको, लाइन प्रिंटर बोलते हैं, डॉट मैट्रिक्स बोलते हैं, या फिर हम इनको बैंड प्रिंटर बोलते हैं। तो इसका क्या बन जाएगा राइट आंसर कि लेज़र प्रिंटर किसका एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास, पेज प्रिंटर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया हुआ था जब मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रिंटर्स को पढ़ते हैं तो प्रिंटर्स को हम क्या करते हैं, अलग अलग वे में क्लासीफाई करते हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ, जिन्होंने नहीं किया तो काइंडली वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं पर इंपॉर्टेंट है, सारे ना एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनको आपने नोट कर लेना है। तो मैंने बोला था जब हम प्रिंटर्स पढ़ते हैं तो उनको हम बेसिकली वैसे क्लासीफाई करते हैं दो पार्ट्स में। एक हम पढ़ लेते हैं हमारे पास कुछ इम्पैक्ट प्रिंटर्स आते हैं और कुछ हमारे पास क्या आ जाते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आ जाते हैं। तो जब हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स पढ़ते हैं तो मैंने बोला था कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स को भी हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करके पढ़ते हैं। क्लासीफाई इन द सेंस कि कुछ प्रिंटर्स आते हैं जिनकी स्पीड आती है हमारे पास कैरेक्टर पर सेकंड, और कुछ प्रिंटर आता है जिनकी आती है हमारे पास लाइंस पर मिनट में आपकी क्या आती है, स्पीड आती है। अब इनको हमने क्लासीफाई किया है किसकी बिहाफ पे, उनके स्पीड के बिहाफ पे, कि जो अपनी आउटपुट निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, कुछ हमारे कैरेक्टर पर सेकंड के बिहाफ पे निकालते हैं, कुछ हमारे लाइंस पर मिनट के बिहाफ पे निकालते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, ये ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जिनकी जो स्पीड्स होती है वो हम मेज़र करते हैं पेजेस पर मिनट, और एग्ज़ाम में यही लिखा होता है पीपीएम। तो इसको क्या बोलते हैं, पेजेस पर मिनट, कि एक मिनट के अंदर आप कितने पेज प्रिंट करके निकाल सकते हो। अगर आप इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट के बारे में थोड़ा और बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो इम्पैक्ट के बारे में यही पूछा जाता है कि कुछ ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम जो हमारा पेपर होता है, जो हमारा पेपर होता है इसके साथ हम क्या करते हैं, फिजिकल टच करते हैं। ओके, इसका मतलब है कि हम क्या करते हैं, पेपर को फिजिकली टच करवाते हैं। किसके साथ टच करवाएंगे, मतलब सर कोई ना कोई तो एक ऐसा मैकेनिज्म होगा ना जिसके साथ आप क्या कर रहे हो, आप फिजिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हो। तो वो कौन सा होता है जिसके साथ आप क्या कर रहे हो, फिजिकल कनेक्शन वगैरह आप इस्टेब्लिश कर रहे हो, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको हैमर बोला जाता है। ओके, इसको आप नोट कर लेना कि हम जिसके साथ फिजिकल कनेक्शन करवाते हैं वो हमारा हैमर होता है। बेसिकली होता है क्या है, जैसे आपका ये आ गया आपका हैमर, सपोज कर लेते हैं ये आपका हैमर आ गया। हैमर के आगे क्या लगा होता है, बेसिकली अगर हम अलग अलग प्रिंटर्स की बात कर लेते हैं, जैसे मैं बात कर लेता हूँ डॉट मैट्रिक्स की, सिंपल मैं अगर बात कर लेता हूँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, है ना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है, यहाँ पे हमारा हैमर है और यहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रिंटर्स के अलग अलग क्या होते हैं, डॉट्स यहाँ पे निकले होते हैं, है ना। डॉट्स मतलब एक सुइयाँ, समझ लो कि जैसे अलग अलग सुइयाँ हैं, तो जिस सुई के ऊपर मैं अपना हथौड़ा लगाऊंगा तो वो सुई क्या होगी, वो सुई सिर्फ बाहर निकल आएगी। तो जैसे वो सुई बाहर निकल आएगी, बाहर जैसे निकलेगी इसके आगे इसको मिल जाएगा एक रिबन, इसके आगे इसको क्या मिलेगा, रिबन मिलेगा। और रिबन क्या होगा, रिबन बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक ब्लैक कलर की पट्टी होगी, मतलब एक ऐसी पट्टी होगी जिसके ऊपर क्या होगा, एक इंक लगाया होगा, ब्लैक कलर का इंक लगाया होगा। अब क्या होता है कि जब हैमर से पीछे से मतलब हैमर ने क्या किया, हैमर ने बेसिकली डॉट मैट्रिक्स की पिन के ऊपर स्ट्राइक किया, पिन बाहर निकली और पिन ने क्या किया, रिबन के साथ टच किया या फिर रिबन को टच किया। तो जैसे इसने रिबन को टच किया और रिबन को इसने आगे धक्का दिया, जैसे इसने आगे धक्का दिया तो इसके पीछे क्या है, इसके पीछे सर हमारा, मान लेते हैं मेरे पास ये मेरी A4 की शीट है। तो जैसे पिन यहाँ से निकली और यहाँ पे पेपर के ऊपर यहाँ पे वो रिबन के साथ वो यहाँ पे प्रिंट होगी। इसका मतलब है कि एक पिन का इम्प्रेशन कैसे निकल के आएगा मेरे पेपर के ऊपर, ऐसे निकल के आएगा। समझ आ गया ये कैसे होता है, हथौड़ा स्ट्राइक करता है आपके पिन्स के ऊपर, पिन्स फर्दर आपका एक बीच में क्या होता है, एक पेपर और जो आपका बेसिकली पिन्स होती हैं इन दोनों के बीच में एक रिबन होता है। रिबन को क्या बोला जाता है, बेसिकली एक कलर, एक कैसे समझ लो कि कलर की पट्टी है। उस पट्टी के ऊपर क्या होता है, जो आपका पिन होती है वो स्ट्राइक करती है, देन स्ट्राइक होने के बाद जो पिन है वो पिन क्या होती है, आगे जाके पेपर के ऊपर वो टच हो जाती है। तो जैसे ही कलर वाली
पिन आगे पेपर के ऊपर टच होगी तो आपको पता है आउटपुट कैसे आएगी सर, आउटपुट ऐसे ही दिख वहाँ पे हमें दिख जाएगी पेपर के ऊपर। तो ऐसे करके जो पेंटर्स होते हैं जो पेपर को एक्चुअल में टच करते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम इम्पैक्ट प्रिंटर बोल देते हैं। और इम्पैक्ट प्रिंटर में हम जब क्लासीफाई करते हैं तो कुछ प्रिंटर्स होते हैं जो जिसको हम कैरेक्टर पर सेकंड की स्पीड में रखते हैं, कुछ को हम रखते हैं लाइंस मतलब सॉरी हाँ लाइंस पे पर मिनट, कि 1 मिनट के अंदर जो हमारा प्रिंटर है वो कितनी लाइंस हमें प्रिंट करके देता है। तो कैरेक्टर पर सेकंड के अंदर मैंने आपको 2 तरीके से बताए थे। एक हम पढ़ लेते हैं, जैसे हम डॉट मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा हम पढ़ लेते हैं डेजी व्हील के बारे में। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बताया था। डेजी व्हील के बारे में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं या फिर जो भी सिंबल्स होते हैं वो प्री मतलब ऐसे या फिर प्री बिल्ड बोल सकती है या फिर हार्ड कोडेड होते हैं। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, हार्ड कोडेड बोल सकते हो या फिर इसमें हम प्री बिल्ड भी हम बोल सकते हैं, कि जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं या फिर जो भी सिंबल्स हैं वो क्या है पहले से ही लिखे जा चुके हैं, उसके मतलब जो प्री डिफाइंड चीज़ें हैं वही हम प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप चाहोगे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ अगर आपको प्रिंट करनी है तो वो आप डेज़ी के साथ प्रिंट नहीं कर सकते हो। इसी की जो कमी थी वो किसने ख़त्म की थी, डॉट मैट्रिक्स ने ख़त्म की थी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसके थ्रू, या फिर क्वेश्चन अगर मुझे डालना होगा, जैसे एग्जामिनर मान लेता है मैं ही हूँ, तो मैं कैसे क्वेश्चन आपको पूछूंगा, सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा, आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा हमारे पास प्रिंटर है जो क्या करता है, एक हमारे पास क्या प्रिंटर है जिसकी स्पीड हमारी कैरेक्टर पर सेकंड में है और वो क्या करता है, वो हमारा ग्राफिक्स को प्रिंट करता है। तो वो कौन सा प्रिंटर हो जाएगा, मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा। आपका डॉट दे दिया, डेजी व्हील दे दिया, इसके अलावा मैंने आपको एक और दे दिया चेन प्रिंटर एग्जाम्पल में दे दिया, इसके अलावा बेल्ट प्रिंटर एग्जाम्पल में मैंने दे दिया, है ना। कई बार बेल्ट लिखा होता है, कई बार इसको ना बैंड प्रिंटर भी लिखा आता है। तो ये मैंने लिख दिया आपको एग्जाम्पल, तो 4 मैंने एग्जाम्पल दे दिए। तो अब आप मुझे खुद बताओ, तो चेन और बेल्ट तो सर यहाँ से बाहर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि सर चेन और बेल्ट या फिर बैंड प्रिंटर हमारे कौन से आते हैं, लाइंस पर मिनट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। पर आपने क्वेश्चन पुट किया है करेक्टर पर सेकंड वाले प्रिंटर की, तो करेक्टर पर सेकंड में आपने ये चीज़ भी हमें बताई है कि सर जो डेजी व्हील वाले होते हैं उनमें जो अल्फ़ाबेट होती है या फिर सिंबल्स होते हैं वो पहले से ही हार्ड कोडेड होते हैं। मतलब जो चीज़ पहले से लिखी हुई है, अगर आपने कभी देखा होगा ध्यान से, तो उसमें जो अल्फ़ाबेट हैं वो पहले से ही कोडेड करके रखे हुए हैं, मतलब A B C D ऐसे करके वो पहले से ही लिखे होंगे हर जगह, है ना। तो जो चीज़ पहले से ही लिखी जा चुकी है ना, तो वो आप कभी चेंज कर सकते हो, है ना। तो ऑब्वियसली सर उसको हम चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये इस टाइप का जो हमारे पास होता था, जो हम बात कर रहे हैं मतलब डेजी व्हील की हम बात कर रहे हैं, व्हील की तरह दिखता था पर जो इसके यहाँ पे कैरेक्टर या फिर सिंबल होते थे वो पहले से ही बनाए जा चुके थे, मतलब प्री बिल्ड थे या फिर हार्ड कोडेड थे, तो उनको हम चेंज नहीं कर सकते थे। पर जो डॉट मैट्रिक्स है उसमें क्या था, उसमें कुछ नहीं था, यहाँ पे आपको एक पिंस की फॉर्म में आपको क्या दिया जाता था, एक बेसिकली जो डॉट होते वो दिए जाते थे और डॉट की हेल्प से हम क्या कर सकते थे, ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकते थे। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसके थ्रू हम ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकते हैं, तो वो कौन सा बन जाएगा हमारे पास सर, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारा बन जाएगा, है ना। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का क्यों एग्जाम्पल राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि देखो अगर मैं बात करूँ, आपकी ये शीट आ गई और मैं आपको बोलूँ कि बेटा आप ऐसे करो, पहाड़ बना के बताओ मुझे, तो पहाड़ आप कैसे बनाओगे, आप ऐसे बनाओगे डॉट डॉट, है ना। बेशक आपको लगेगा कि सर ये डॉट डॉट ऐसे लग रहा है, पर देखो ग्राफिक तो प्रिंट हो रहा है ना, देखो ग्राफिक तो प्रिंट हो रहा है ना। हमारा ह्यूमन माइंड क्या आधी चीज़ें मान लेते हैं, पहाड़ के बीच में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने एक सूरज बना दिया, है ना। सपोज करते हैं बचपन में बनाते थे ना, पहाड़ के बीच में सूरज, है ना। यहाँ पे हमने उसको स्माइलिंग करके दिखा दिया सूरज को, है ना। तो ऐसे करके आपको दिख रहा है कि सर हाँ यहाँ पे पहाड़ है और यहाँ पे बीच में हमारे सूरज है। देखो इतना खास तो नहीं है, पर आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि जो टॉपिक है वो कैसे एग्जामिनर आपसे पुट करता है और कैसे आपको वो चीज़ें समझनी है। तो ये चीज़ आप ना इसमें डेजी व्हील के साथ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राफिक कौन प्रिंटर हमें प्रोवाइड करता है, तो वो हमारा डॉट मैट्रिक्स हमें देता है। अब इसी सारे कॉन्टेक्स्ट को हम बाद में साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर हमारे आते हैं पेजेस पर मिनट की कैटेगरी के अंदर। तो देखो जो प्रिंटर हमारे उनकी जो स्पीड है वो स्पीड ही अगर हमारी सर पेजेस पर मिनट के अंदर है तो वो
प्रिंटर किस टाइप के होंगे, पेज प्रिंटर ही होंगे। तो एग्जांपल क्या क्या है, जैसे हम बात कर लेते हैं लेज़र प्रिंटर, इसका एग्जांपल है। देन हम इंकजेट के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे पेजेस पर मिनट में आते हैं। इसके अलावा एक हम और पढ़ते हैं, है ना, बेसिकली उसका नाम आता है हमारे पास थर्मल प्रिंटर। ओके, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे प्रिंटर्स होते हैं। बेसिकली थर्मल एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, और जो हमारे पास लेज़र या फिर इंकजेट प्रिंटर आते हैं, इनको हम रखते हैं पेजेस पर मिनट की कैटेगरी के अंदर। और लेज़र प्रिंटर को ही समटाइम हम बोल देते हैं पेज प्रिंटर। ये मैंने पहले ही बताया था आपको कि लेज़र प्रिंटर को ही समटाइम हम क्या बोल देते हैं, पेज प्रिंटर भी हम इसको बोल देते हैं। क्योंकि इनकी स्पीड कैसे चलती है, इनकी स्पीड चलती है पेजेस पर मिनट के अंदर। तो ऐसे करके पूरा जो इंट्रोडक्शन है इसको आपने ज़रूर कॉपी पे नोट करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे आप बुक में भी पढ़ोगे ना तो वहाँ पे नहीं दी होती हैं। तो ये काइंडली ज़रूर आप नोट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है ये। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग मैनेजेस द मेमोरी बसेस ऑन द मदरबोर्ड एंड सम पेरिफेरल। देखो यहाँ पे बात करी है कि आप हमें बताओ कि ऐसा कौन सा मैकेनिज़्म है जो ये सारी चीज़ें मैनेज करने का काम करता है। क्या क्या मैनेज करता है, बेसिकली वो मेमोरी को भी मैनेज करता है। हमारी जो बसेस होती हैं, बसेस इन द सेंस जैसे हमने बताया था, मैंने आपको बताया था ना, हमारे पास अलग अलग बसेस होती हैं। लाइक हमारे पास जैसे डाटा बस होती है, देन मैंने आपको बताया था हमारे पास एड्रेस बस भी होती है, देन मैंने आपको बताया था हमारे पास क्या होती है, कंट्रोल बस भी होती है। तो मतलब वो क्या करता है, मेमोरी को भी मैनेज करता है, बसेस को भी मैनेज करता है। बसेस कहाँ पे होंगी, मदरबोर्ड के ऊपर होंगी, और हमारे जो अलग अलग पेरिफेरल्स होते हैं उनको भी वो मैनेज करने का काम करता है। तो कौन करता है सर, वो हमारे चिप सेट करते हैं वो काम। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर बन जाएगा। बेसिकली जो हमारे चिपसेट्स होते हैं इनको ना सम टाइम हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये सर हमारे कम्युनिकेशन हब्स होते हैं, जहाँ से हम कम्युनिकेशन एक्चुअल में करते हैं ना, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, कम्युनिकेशन हब भी इनको एक तरीके से बोल देते हैं। अगर कम्युनिकेशन हब मुझे नहीं बोलना होगा तो इसको मैं एक ट्रैफिक कंट्रोलर भी बोल सकता हूँ। देखो अलग अलग बुक्स में ना अलग अलग वे में इसी टॉपिक को समझाया जाता है। तो जैसे मर्जी एग्जामिनर ने पूछा हो, आपको बस क्लैरिफाई रखना है कि किस किस वे में एग्जामिनर आपसे पुट कर सकता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया था चिपसेट के वे में, तो कल को यही क्वेश्चन इजी पूछ लिया, ऐसे पूछ लिया, और चिपसेट वहाँ पे ऑप्शन में दिया ही नहीं, वहाँ पे ऑप्शन में डाल दिया कम्युनिकेशन हब, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन हब राइट आंसर हो जाएगा। अगर कम्युनिकेशन हब भी नहीं दिया होगा तो क्या बन जाएगा, वहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोलर वहाँ पे बन जाएगा। तो जैसा भी दिया होगा बस आपने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। ओके, और ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे लगी होंगी, बेसिकली चिपसेट वगैरह कहाँ पे होता है हमारे पास, हमारा सर मदरबोर्ड के ऊपर ही होता है। बेसिकली जो हमारे पास चिपसेट होता है या फिर कंट्रोल हब या फिर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, ये हमेशा आपने याद रखना है कि ये डायरेक्ट करता है डाटा को। इसको ऐसे लिख सकते हो कि सर इट, मैं इसको थोड़ा वैसे ही लिखवा देता हूँ ताकि आपको नोट करना तो नोट कर सकते हो। इट डायरेक्ट्स, किस चीज़ को डायरेक्ट करेगा, एक तो आपने नोट करना है कि सर ये डाटा के फ्लो को डायरेक्शन देता है। ठीक है, डाटा फ्लो कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आपको जो नोट बना रहे हो तो बस ऐसे नोट बनाना है कि डाटा फ्लो बिटवीन किस किस के बीच में करेगा, ऑब्वियसली सर हमारे अलग अलग कंपोनेंट के बीच में। तो कंपोनेंट क्या है हमारे पास सर, सीपीयू आ गया, देन हमारे पास रैम आ गया, देन हमारे पास सर हमारी जो स्टोरेज अलग अलग होती हैं, जैसे हमारे पास एसएसडी है या फिर हार्ड डिस्क है, जो मर्जी हमारे सिस्टम में है। और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें चिपसेट कंट्रोल करेगा सर, जो हमने बाहर से कोई डिवाइस अपने साथ अटैच किया है, तो बाहर से जो डिवाइस हम अटैच करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको सर हम पेरीफेरल डिवाइसेस भी हम उनको बोल देते हैं, है ना। तो पेरीफेरल डिवाइसेस को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ पेरीफेरल बस, है ना, जो यहाँ पे लिखा है ना, बसेस को भी वो कंट्रोल करता है। तो पेरीफेरल बस, तो देखो पेरीफेरल बस कौन कौन सी आती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सबसे ज़्यादा हम तो यूएसबी का यूज़ करते हैं। अगर यूएसबी नहीं होगी तो हम पीसीआई का यूज़ करेंगे, या फिर जिसको हम पीसीआई ई के नाम से भी जानते हैं, है ना, इसका भी हम यूज़ करते हैं। या फिर इसके अलावा जैसे हम पुराने कंप्यूटर की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे हम एजीपी पोर्ट का यूज़ करते थे। तो अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, पता आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि कैसे कैसे एक चिपसेट है वो अलग अलग फ्लो ऑफ डाटा को कंट्रोल करती है अलग अलग कंपोनेंट के ऊपर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। बाकी देखो ये चीज़ें, यहाँ तक आपने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ही ली हैं। अब देखो एक लेवल में आपको थोड़ा और अप करता हूँ धीरे धीरे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं धीरे धीरे करके आपको जो भी आपके लेवल है उनको मैं अप करूँगा। अब मैं एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आपको नोट करवाऊँगा यहाँ पे, जब हम ना कंप्यूटर में मदरबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं।
आई नो आपने कईयों ने पढ़ा होगा, कईयों ने नहीं पढ़ा होगा। जब आप मदरबोर्ड के बारे में पढ़ोगे तो आप वहाँ पे ना टू टाइप ऑफ बेसिकली आप मदरबोर्ड को डिवाइड कर देते हो, है ना। आप दो हिस्सों में मदरबोर्ड को डिवाइड कर देते हो। तो इसको एक आप नॉर्थ ब्रिज के नाम से जानते हो, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा तो काइंडली वो जरूर नोट कर लें। एक आप नॉर्थ ब्रिज के बारे में पढ़ते हो, एक आप पढ़ते हो साउथ ब्रिज के बारे में। अच्छा सर, नॉर्थ और साउथ ब्रिज का मतलब क्या होता है? देखो होता कुछ नहीं है, जब आप किसी सिस्टम को बनाते हो ना, क्योंकि मैं यहाँ से चलो इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको मैं थोड़ा बता पाऊँ उसके बारे में। जब आप क्या करते हो ना, किसी भी मतलब सिस्टम को डिज़ाइन करते हो, तो डिज़ाइन करने के टाइम आपको क्या करना पड़ता है, आपको हर एक चीज़ ना ढंग से रखनी पड़ती है। तो जब भी आप किसी चीज़ को ढंग से रखते हो, किसी चीज़ को बनाते हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको आप क्या कर रहे हो, उसका आप आर्किटेक्चर तैयार कर रहे हो, है ना। आर्किटेक्चर होता है कि एक्चुअल में आप कैसी चीज़ें प्लेस कर रहे हो, है ना। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन भी मैंने पूछा था आपसे कि जब हम डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी एक्चुअल पोजीशन हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बोलते हैं, है ना। तो जब आर्किटेक्चर की बात करते हो, तो जो आपका आर्किटेक्चर होता है उसको आपको डिज़ाइन करने के लिए आपको बताना पड़ता है कि आपको अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कहाँ पे लगाने हैं, कहाँ पे वो उनको आपको इस्टेब्लिश करना है। तो उसी को बताने के लिए आपने क्या कर दिया, जो आपका मदरबोर्ड था उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक आपने बोल दिया नॉर्थ का ब्रिज और एक आपने बोल दिया साउथ का ब्रिज। कि नॉर्थ ब्रिज क्या होगा, नॉर्थ ब्रिज वो काम करेगा जहाँ पे आपको जो एक तरीके से स्पीड है, वो स्पीड आपको काफ़ी फास्ट चाहिए, तो उसके लिए हमने बना दिया नॉर्थ का पुल। जैसे बोलते हैं ना कि सर हमारे पास जो ये एक पुल है ये काफ़ी मतलब बिजी रहता है और काफ़ी फास्टली ये मूव होता है। और कई पुल होता है कि चलो वहाँ पे हमें कभी कभार वहाँ से जाना पड़ा है तो हम कभी कभार वहाँ से चले जाते हैं, है ना। तो उसी वे में कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड था उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में, नॉर्थ के बारे में, और एक हम पढ़ते हैं साउथ के बारे में। बस आपने यही याद रखना है कि नॉर्थ में क्या क्या चीज़ें मतलब प्लेस की जाती हैं, आज भी वो प्लेस की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि सर मतलब पहले होती थी अभी नहीं होती हैं। तो हमेशा याद रखना है कि नॉर्थ ब्रिज के अंदर कौन कौन से हम कंपोनेंट लगा सकते हैं या फिर कौन कौन से लगते हैं। तो वहाँ पे जो हमारी मेमोरीज होती है, देखो मेमोरी कौन आ जाएगी, मेमोरी हमारी रैम वगैरह आ जाएगी। चाहे मैं रैम की बात कर लेता हूँ, चाहे मैं कैशे मेमोरी की बात कर लेता हूँ, तो ये सारे के सारे हमारे नॉर्थ साइड पे होंगे। देन मेमोरी के अलावा जैसे सर हमारे पास जीपीयू आ गया, है ना, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। इन फ्यूचर अगर आपसे पूछा जाएगा तो न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम एनपीयू बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो सीपीयू होता है, मतलब सीपीयू के साथ जो कनेक्शंस दिए जाते हैं अलग अलग, तो वो अगर नॉर्थ साइड दिए जाएंगे तो मतलब नॉर्थ साइड क्या होगा, सारे के सारे फास्ट हमने कंपोनेंट रखे होंगे। अच्छा सर साउथ साइड में कौन से रखे होंगे, तो देखो साउथ साइड में वही रखे होंगे जहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, इनपुट आउटपुट के बारे में डील करना है। तो सिंपल मैं बोल सकता हूँ कि जहाँ पे हमें कोई स्लो डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है तब उनको हमने रख दिया साउथ साइड में, कि स्लो डिवाइस सारे के सारे साउथ साइड में रहो, ताकि हमें पता रहे कि नॉर्थ डिवाइस मतलब जो नॉर्थ साइड का जो पुल है वो बिजी पुल है और वहाँ पे सारे हाई एंड काम होते हैं। साउथ साइड में जो स्लो डिवाइस होते हैं जिसके थ्रू हमें सिर्फ इनपुट या आउटपुट ही भेजना है या फिर लेना है, इनपुट लेना है या फिर आउटपुट भेजना है ना। तो उन्हीं के लिए हमने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। तो इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, साउथ ब्रिज का हम यूज़ करते हैं। ओके, तो ऐसे करके आपने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होती है। अच्छा सर इसको मैं थोड़ा डायग्राम के वे में बता दूं तब आप इसको शायद और थोड़ा इजीली अंडरस्टैंड कर लो। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम, हाँ छोटी सी डायग्राम बनाऊंगा, ज़्यादा डीपली नहीं बनाऊंगा। तो मान लेते हैं यहाँ आपका आ गया मदरबोर्ड, है ना। यहाँ पे आ गया मान लेते हैं आपका सीपीयू, है ना। यहाँ पे सीपीयू आ गया, जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये कौन सा बन गया आपका, नॉर्थ साइड, ठीक है। और जो नीचे का हिस्सा है वही वैसे क्या बन गया आपका, साउथ का साइड। अब क्या होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या लगे होंगे, यहाँ पे हमारे अलग अलग पोर्ट्स लगे होंगे। यहाँ पे क्या है, मेरे अलग अलग पोर्ट है ना, लाइक पोर्ट। जैसे मान लेते हैं ये मेरे यूएसबी के पोर्ट लगे हैं, ठीक है। ये मेरा यूएसबी का आउट, ये मेरा यूएसबी का पोर्ट, और ये मेरा मान लेते हैं ये मेरे म्यूज़िक का पोर्ट आ गया, है ना। ये मेरा स्पीकर का पोर्ट आ गया, है ना। ये मेरा माइक का पोर्ट आ गया, और ये भी मान लेता हूँ ये मेरा यूएसबी का पोर्ट आ गया। हो गया क्या, इस यूएसबी के थ्रू हमने क्या क्या लगाया होगा, मान लेते हैं कि सर मैंने पहले लगाया है मेरा कीबोर्ड। यहाँ मैंने अपना कीबोर्ड लगाया इनपुट लेने के लिए। फिर मैंने यहाँ पे मेरा लगाया हुआ अपना कंप्यूटर जो स्क्रीन है वो यहाँ पे मैंने प्लग इन की हुई है।
देन सर यूएसबी के थ्रू मैंने कुछ भी और लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे। देन सर मैंने यहाँ पे अपना एक माइक लगाया हुआ है ना, मैं एक अपना माइक लगाया हुआ है जिसके थ्रू मैं कोई भी चीज़ सिस्टम में भेज सकता हूँ। देन एक हमारे पास स्पीकर है, इसके थ्रू हमें जो भी सिस्टम से कोई इन्फॉर्मेशन आएगी वो मुझे यहाँ पे विजिबल होगी। इसका मतलब है यहाँ पे साउथ साइड में मैंने क्या लगाए हैं, मैंने सारे के सारे एक तरीके से इनपुट आउटपुट के जितने भी कंपोनेंट थे वो मैंने साउथ साइड पे लगा दिए। अब ये क्या होंगे, सारे के सारे किसके साथ कनेक्ट होंगे, हमारे सीपीयू के साथ वो कनेक्ट होंगे। ओके, ऐसे करके वो कनेक्ट होंगे। अब होता क्या है, ये सारे चलो यहाँ पे कनेक्ट हो गए और ये हमारे कहाँ पे है, ये सारे सारे सर हमारे इन प्लेस हैं साउथ साइड में। अब सेकंड नंबर पे मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हमारे पास कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो काफ़ी फास्टली वर्क करते हैं। लाइक इन फ्यूचर जैसे आप देखोगे, इन फ्यूचर जैसे आप जीपीयू की बात करोगे या फिर हमारे पास एनपीयूज़, जो आपके नए कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें आजकल आपके एनपीयू वगैरह भी आ रहे हैं। अब जीपीयू और एनपीयू क्या है, ये तो बेसिकली एक अलग से हमारे पास हार्डवेयर बन गया है जहाँ जिसके थ्रू हम ग्राफिक वगैरह भी एक तरीके से चला सकते हैं। और हमारे पास जो न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब आपको ऑफलाइन अगर आपके कंप्यूटर के अंदर एआई वगैरह को चलाना होगा तो उसके लिए आपको एक अलग से चिपसेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसको बोला जाता है न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको शॉर्ट में बोला जाता है एनपीयू। तो ये भी आपने अंडरस्टैंड करना है ना। देन देखो और क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं साउथ बेसिकली नॉर्थ साइड में। तो एक आपका बन जाएगा, सर हम बात कर लेते हैं रैम, है ना। रैम यहाँ पे होगी रोज साइड में। इसके अलावा हमारे पास जो कैशे होगी, कैशे हमारी यहाँ पे नॉर्थ साइड में होगी। देन हमारे पास सर इसके अलावा जैसे हम बात कर लेते हैं, हमारे पास जीपीयू वगैरह का कंपोनेंट है हमारे पास अटैच हुआ, वो यहाँ पे नॉर्थ साइड में होगा। एनपीयू होगा तो वो हमारा नॉर्थ साइड पे होगा। तो जितने भी हमारे पास अलग अलग फास्ट कम्युनिकेशन की जो भी हमारे मैकेनिज़्म है वो हमारे कहाँ पे प्लेस होंगे, नॉर्थ साइड में होंगे। और जितने भी हमारे स्लो होंगे और जो एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट के साथ डील करेंगे वो हम कहाँ पे सेट करते हैं, उनको हम साउथ साइड में सेट करते हैं। ओके, तो जैसे आप कभी देखोगे कंप्यूटर में, तो जैसे यहाँ पे रैम आपको देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पे ऐसी छोटी सी चिप लगी होगी, कैशे की चिप लगी होगी। देन अगर किसी कंप्यूटर के या फिर किसी पर्सन के पास काफ़ी अच्छा कंप्यूटर है तो उसने देखा होगा यहाँ पे उसका जीपीयू का कंपोनेंट लगा होता है। वहीं अगर आप किसी के पास लेटेस्ट ही कंप्यूटर है तो उसके पास अपना एनपीयू का भी यहाँ पे एक तरीके से चिपसेट लगी होगी ताकि वो एआई वगैरह अपने कंप्यूटर पे इजीली चला सके। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें प्लेस की जाती हैं आपकी सहूलियत के लिए, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कंप्यूटर जब डिज़ाइन होता है तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। तो ऐसे करके देखो एक क्वेश्चन के साथ जितना भी डाटा बनता है सारा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता है। इसी डाटा से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कल को यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप हमें ये बताओ कि जैसे मैं सिंपल बोलूँ कि आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो मैक्सिमाइज़ करता है या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रैम एंड द नंबर ऑफ यूएसबी पोर्ट ऑफ ए मदरबोर्ड कैन बी सपोर्ट। तो उसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली सर चिपसेट बन जाएगा, क्योंकि चिपसेट क्या करता है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है और इनको आपने ज़रूर नोट कर लेना है। ओके, और चिपसेट को सिंपल टर्म में लिखना होगा तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें आर्किटेक्चर की बात कर ही ली है। अब आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हो, डाटा फ्लो आर्किटेक्चर। चिपसेट इज ऑल्सो नोन एज डाटा फ्लो आर्किटेक्चर। देखो सिंपल टर्म में आपको बताया ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओ। देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे रखा है, विच यूनिट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र। देखो कंप्यूटर और यूज़र के बीच में इंटरफेस करने का काम कौन करता है। अब आप देखो कंप्यूटर और यूज़र के बीच में कौन इनपुट करेगा या फिर कौन उसको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। सर इनपुट आउटपुट डिवाइस हमें प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि देखो जो आप कंप्यूटर यूज़र है, जैसे मान लेते हैं आप हो, आपने अपना कंप्यूटर ले लिया। अब कंप्यूटर आप क्या करोगे, देखोगे स्क्रीन को नहीं, सर आपने उसको ऑपरेट करना है। तो ऑपरेट कैसे करोगे, सर आप इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के थ्रू आप कोई बटन प्रेस करोगे। तो जैसे आप बटन प्रेस करोगे तो इनपुट जाएगा सीपीयू के पास, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा और उसको आपको दिखाएगा कहाँ पे, दिखाएगा सर हमारे मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो वही लिखा है कि ऐसा कौन सा डिवाइसेस होते हैं जो इंटरफेस की तरह काम करते हैं। इंटरफेस मतलब आपको एक चीज़ें इनपुट करने के लिए और आपको आउटपुट लेने के लिए। तो उसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, किसी ना किसी इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इनपुट में क्या होता है, इनपुट में सर आप कोई भी एक तरीके से जो यूज़र का इनपुट होता है उसको आप कन्वर्ट कर देते हो किस में, एक बेसिकली
मशीन रीडेबल सिग्नल में आप कन्वर्ट कर देते हो। जब भी आप आउटपुट लेते हो तो जस्ट इसका उल्टा कर देते हो, है ना। उसमें आप ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल टेक्स्ट में उसको कन्वर्ट कर देते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। बाकी देखो ये सारी चीज़ें जैसे हम पढ़ ही रहे हैं, तो इसमें यही क्वेश्चन इनपुट आउटपुट का बन जाता है या फिर कंट्रोल यूनिट का बन जाता है। कि जैसे मैंने बताया था ना हिस्ट्री में कि ये जो सारा मेमोरी या फिर ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट एक्चुअल में होना स्टार्ट हो गई थी। जो मैंने बताया था कि जॉन वॉन न्यूमन है, एक हमारे पास साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, स्टोर्ड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट दिया था कि आप क्या करो, कोई बार बार एक तरीके से किसी वायरिंग को चेंज कर रहे हो। जब क्योंकि जब आप फर्स्ट जनरेशन की बात कर लेते हो कंप्यूटर की, तो वहाँ पे आपको एक्चुअल में जो तारें थी, जब भी आपको कोई प्रोग्राम करना पड़ता था ना, तो मान लेते हैं आपने तारें अभी यहाँ पे लगाई हैं, पहले दो चीज़ों में लगाई हैं, पहले दो कंपोनेंट पे लगाई हैं, तो फिर आपको यहाँ पे कंप्यूटर के जो ऑपरेटर्स होते थे उनको यहाँ से तार निकाल के फिर अगली जगह वहाँ पे प्लेस करना पड़ता था, ताकि जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे हम प्रोग्राम को बना पाएँ। तो ये काफ़ी एक तरीके से टाइम वेस्टिंग और एक तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें काफ़ी मतलब माथापच्ची होती थी। उससे बेटर था उन्होंने क्या बोला कि आप, जॉन वॉन न्यूमन ने बोला आप क्या करो, एक स्टोर्ड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट ले लो। स्टोर्ड प्रोग्रामिंग में क्या करो, आप सिंपली जो भी आपको इनपुट या आउटपुट, क्योंकि आप क्या करोगे, आपको इनपुट ही देनी है, अलग अलग डाटा ही तो चेंज होगा ना, प्रोग्राम तो सेम ही रहेगा। तो आप उसको मेमोरी में क्यों नहीं सेव कर लेते हो, आप उसको मेमोरी में सेव कर लो, और जब यूज़र अपना डाटा दे देगा उसको डाटा को भी मेमोरी में डाल दो, और इन दोनों को साथ ही साथ कहाँ पे भेज दो, सीपीयू के पास भेज दो। क्योंकि सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू बोलेगा मुझे प्रोग्राम दो, प्रोग्राम के साथ जो यूज़र ने डाटा दिया वो मुझे दो। जैसे आपने दोनों चीज़ें दे दी, आपने सीपीयू को प्रोग्राम भी दे दिया, प्लस प्रोग्राम के लिए जो रिक्वायर्ड डाटा था वो भी आपने इसको दे दिया। अब इसका काम क्या करेगा, इसका काम रहेगा बस इनको चलाना, एग्जीक्यूट करना। जैसे वो एग्जीक्यूट कर देगा तो आपको क्या मिल जाएगी, आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसी वे में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब आप इंटरफेस की बात करते हो तो इंटरफेस आप कहाँ पे लेते हो। इंटरफेस आजकल तो हम कीबोर्ड का यूज़ कर लेते हैं, और हम बेसिकली मॉनिटर स्क्रीन का यूज़ कर लेते हैं इनपुट और आउटपुट लेने के लिए, है ना। इसके अलावा कीबोर्ड के अलावा आप इनपुट किससे देते हो, आप माउस से भी इनपुट देते हो। तो ये सारे छोटे पॉइंट है पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू कंप्यूटिंग व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ऊपर। देखो कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊपर की फुल फॉर्म क्या होती है। ऊपर हम बोलते हैं अनकरेक्टेबल बिट एरर रेट। शायद आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो काइंडली इसको जरूर नोट कर लें, क्योंकि जब आप कंप्यूटर में कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करते हो ना, तो वहाँ पे ये एरर्स वगैरह आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अनकरेक्टेबल बिट एरर रेट। ओके, तो ये आप जरूर इसको नोट कर लें। एक्चुअल में होता क्या है, अगर आपने डाटा स्टोरेज के बारे में पढ़ा होगा, अब डाटा स्टोरेज मतलब जैसे हम बात कर लेते हैं जो हमारे एसएसडी वगैरह होती हैं, फिर हार्ड डिस्क होती हैं, है ना। अगर इसको आप नोट करना चाहो तो आप इसको ना एक छोटे वे में आप नोट कर लेना कि ये बेसिकली आप कहाँ पे पढ़ते हो, जब आप ना डाटा स्टोरेज की बात करते हो। तो डाटा स्टोरेज में आपको पता ही है कि डाटा स्टोरेज में हम किसकी बात कर सकते हैं, या तो सर हमारे पास कोई एसएसडी होगी, या तो हमारे पास क्या होगी, कोई हार्ड डिस्क ड्राइव होगी, या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव होगी। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास ऊबर होता है, ऊबर को बोला जाता है अनकरेक्टेबल बिट एरर रेट। ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली सर ये काम क्या करता है, जब डाटा स्टोरेज और एसएसडी की बात करते हैं तो इसमें सर अनकरेक्टेबल बिट रेट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये हमें एक मतलब एक ना, जैसे हम कोई चीज़ मापते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि आप वैसे मार्केट में जाते हो, आप बोलते हो कि हमें सर 1 किलो मतलब कोई राशन दे दो, या फिर कोई भी चीज़ है वो आप प्रोवाइड कर दो। तो ये एक मैट्रिक है, एक मतलब मापने का तरीका है। तो मेमोरी में भी ना अगर आपको कोई रेट वगैरह मतलब एरर वगैरह एक तरीके से मापने हैं, तो एक उनको मापने का एक तरीका है। तो इसको ऐसे बोल सकते हो कि इट इज़ एन, या फिर इट इज़ अ कर लो, इट इज़ अ मैट्रिक, है मतलब एक मापने का तरीका है जो ये कहता है दैट डिफाइन, किस चीज़ को डिफाइन करेगा आपको, द रेट मतलब कितनी दर है किस चीज़ की, द रेट एट विच डाटा एरर्स अकर दैट कैन नॉट बी फिक्स्ड बाई द ड्राइव्स। देखो ड्राइव्स में कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका एसएसडी है चाहे आपका हार्ड डिस्क है, तभी मैंने कॉमन टर्म यहाँ पे लिख दी ड्राइव्स। ड्राइव्स किस चीज़ में, ड्राइव का जो इंटरनल
एरर करेक्शन कोड, करेक्शन कोड। ठीक है, बाकी देखो छोटी छोटी चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हुई हैं। हार्ड डिस्क क्या होता है, एसएसडी क्या होती है ना। हार्ड डिस्क में हम बेसिकली मैग्नेटाइज्ड मटेरियल का यूज़ करते हैं, एसएसडी में हम वही जो हमारे पास नैंड गेट्स होते हैं है ना, या फिर फ्लैश मेमोरी जिसको बोलते हैं, उसका हम यूज़ करते हैं। तो बेसिक चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की हुई हैं, तो उसको मैं डिस्कस नहीं करवाऊँगा। यहाँ पे एक लेवल हम थोड़ा और अप जाएंगे ताकि आपको चीज़ें और अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड हो जाए कि बेसिकली अनकरेक्टेबल बिट रेट किससे डिफाइन होता है। जब आप डाटा स्टोरेज की बात करते हो तो वहाँ पे एक तरीका है मापने का। किस चीज़ को मापेंगे कि जो आपका एरर आने का जो दर दर है ना, और जिसको आप फिक्स नहीं कर सकते हो। जब भी आप किसी ड्राइव की बात करते हो, अगर आपके ड्राइव में कोई जो आपका एरर करेक्शन रेट आता है, वो उसमें जो अपने अलग अलग उसके प्रोग्राम्स चलते हैं। देखो एरर करेक्शन कोड के ना हमारे पास अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं, है ना। एल्गोरिदम आप समझते हो ना कि हमारे पास सेट ऑफ अलग अलग एक तरीके से प्रोग्राम्स होते हैं, उनको बोला जाता है हमारे पास एल्गोरिदम्स। तो होता है कि बेसिकली एक हमारे मापने का तरीका है कि अनकरेक्टेबल बिट रेट। अब इसके नाम से क्या लग रहा है पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली फिक्स नहीं कर पा रहे हैं किस चीज़ को, कि ये हमारे पास कुछ एरर आ रहे हैं हमारे किसके अंदर, ड्राइव के अंदर। अब ड्राइव तो कुछ भी हो सकती है, हार्ड डिस्क हो सकती है और सॉलिड स्टेट ड्राइव हो सकती है। इनमें कुछ सर एरर आ रहा होगा, पर जिसको हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। तो जिसको आप फिक्स नहीं कर पा रहे हो, उसको मापने का जो तरीका होता है उसको बोला जाता है अनकरेक्टेबल बिट एरर रेट। तो ये भी ना एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था। अब ये पता नहीं एसएससी में पूछा गया था कि जो आपके पास बैंकिंग के एग्ज़ाम है वहाँ पे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, वहाँ पे अनकरेक्टेबल बिट रेट के बारे में नहीं पूछा था। वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब यही इसका पूछा गया था एरर करेक्शन कोड का, और वहाँ पे उसको शॉर्ट में ईसीसी लिखा था। तो एग्ज़ाम में अगर ईसीसी भी लिखा हो तो वो इसी की बात कर रहा है, एरर करेक्शन कोड की वो बात कर रहा है। मतलब पूछा जाता है कि वो दर क्या होती है जहाँ पे जो एरर एक्चुअल में अकर तो होते हैं पर आप उनको फिक्स नहीं कर पा रहे होते हो, तो उसको करेक्ट करने के जो एल्गोरिदम्स होते हैं उसका नाम क्या होता है। तो उसका नाम होता है एरर करेक्शन कोड एल्गोरिदम्स, या फिर शॉर्ट में लिखा होता है वहाँ पे ईसीसी। तो दोनों आपने ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। ओके, तो छोटे छोटे पॉइंट है पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आपने इनको जरूर नोट कर लेना है ना। बाकी देखो और भी काफ़ी टर्म्स आती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने इसका देख लिया, ऊबर का देख लिया, ईसीसी का पूछ लिया जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक एमटी, अगर आपने पढ़ा होगा एमटीबीएफ के बारे में पूछा जाता है। नहीं पढ़ा होगा तो बस यही याद रखना है आपको कि जब भी आपको ना कंप्यूटर हार्डवेयर की रिलायबिलिटी देखनी है, कि जो आपका कंप्यूटर में हार्डवेयर, जैसे आपका जो आप मान लेते हैं आपने अभी मोबाइल लिया, एग्जाम्पल के थ्रू इसको आप ऐसे समझ लो। मान लेते हैं अभी आपने मोबाइल ले लिया, सैमसंग का भी आपने मोबाइल ले लिया, ठीक है। अब सैमसंग का मोबाइल आपने देखा कि सर बहुत अच्छा है, मतलब सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, है ना। अब देखो जो भी आपका हार्डवेयर है, हार्डवेयर जिसको आप टच कर रहे हो, जिसको आप डेली आप यूज़ कर रहे हो, हार्डवेयर का अपना एक लाइफ टाइम होता है। मान लेते हैं कि वो 10 साल तक अच्छा चलेगा, 20 साल तक अच्छा चलेगा, उसके बाद ख़राब हो ही जाता है। हार्डवेयर कोई भी हो, हार्डवेयर ख़राब हो जाता है। तो कितने टाइम तक वो चलेगा, वो क्या बन जाती है उसकी, वो उसकी रिलायबिलिटी बन जाती है कि हार्डवेयर कितने समय तक ठीक चलेगा। वो क्या बन जाता है, वो बन जाती है रिलायबिलिटी। तो जो आपका एम है, ये भी क्या करता है, ये भी आपके कंप्यूटर्स के, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, चलो यहाँ पे कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है उसकी रिलायबिलिटी को बताने का काम करता है। अब रिलायबिलिटी का मतलब चलो ये तो आपको लग गया होता है कि कितने समय तक आपका जो हार्डवेयर है वो ठीक रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो उसको बोलाता है एम तो सर एम का मतलब क्या हुआ, या फिर इसकी फुल फॉर्म क्या हुई जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसको बोला जाता है बेटा मेन टाइम बिटवीन फेलियर। ठीक है, बिटवीन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिख लेना है, मेन टाइम बिटवीन फेलियर्स। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एम की जब आप कंप्यूटर हार्डवेयर, या फिर हार्डवेयर भी नहीं लिखा होगा ना एग्जाम में, तो वो लिखा होगा कि कंप्यूटर रिलायबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एम तो आपको पता होना चाहिए। इसको हम बोल देते हैं मेन टाइम बिटवीन फेलियर। ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी जैसे मैंने ईसीसी के बारे में क्वेश्चन पूछ, मतलब यहाँ पे समझाया आपको, तो वहाँ पे ईसीसी का यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो मेमोरी मॉड्यूल में यूज़ की जाती है। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, जो आपने यहाँ पे पढ़ा
जो आपने यहाँ पे ये पढ़ा ना एरर कोड, एरर करेक्शन कोड, इसी का यही मैं अगर सिंपल आपसे क्वेश्चन पुट कर लूँ यहाँ पे, सिंपल मैं आपको मैंने क्वेश्चन डाल दिया एग्ज़ाम में, मान लेते हो मैं आपका एग्जामिनर, मैंने आपको पेपर सेट किया, मैंने सिंपल बोला कि आप मुझे बताओ विच टेक्नोलॉजी क्या करती है, वो यूज़ करते हो आप उसको कहाँ पे यूज़ करते हो, मेमोरी मॉड्यूल में। ओके, मेमोरी मॉड्यूल में आप इसको यूज़ करते हो। मेमोरी मॉड्यूल तो कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका एसएसडी आ गया या फिर आपका हार्ड डिस्क ड्राइव आ गया, है ना। आप इनमें से किसी में भी आप क्या करते हो, उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो, किसके लिए, ताकि आप ऑटोमेटिकली क्या कर पाओ, देखो कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली आप डिटेक्ट कर लो और साथ ही साथ क्या कर लो, उसको करेक्ट कर लो। ऑटोमेटिकली डायरेक्ट मतलब डिटेक्ट एंड करेक्ट किस चीज़ को, जो आपका डाटा करप्ट हो रहा है, डाटा करप्शन, कुछ नहीं है, जस्ट वही जो आपको मैंने बताया उसी की मैंने लैंग्वेज चेंज कर दी थोड़ी सी। अब इसका मैं ऑप्शन दे देता हूँ, मान लेते मैंने ऑप्शन डाल दिया आपका बायोस, सेकंड मैंने आपको ऑप्शन डाल दिया, मान लेते हैं एसएसडी डाल दिया, थर्ड मैंने आपको डाल दिया ईसीसी, और फोर्थ मैंने आपको ऑप्शन डाल दिया, मान लेते हैं ऊबर मैंने डाल दिया। ठीक है, अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इसका राइट आंसर हमारा ईसीसी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात करी है कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हम मेमोरी मॉड्यूल्स के साथ यूज़ करते हैं ताकि हम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर पाएँ और करेक्ट कर पाएँ डाटा के करप्शन को। और डाटा करप्शन हमें कौन बताता है, या फिर जो दर है, कितने रेट से हमारा डाटा ख़राब हो रहा है, वो कौन बताता है हमारा, वो हमें ऊबर हमें बताता है ना। क्योंकि ऊबर का मतलब ही क्या होता है, अनकरेक्टेबल बिट एरर रेट, कि ये बेसिकली करेक्ट नहीं हो पा रहा है। ओके, और उसको डिटेक्ट करना और उसको रिमूव करना कौन करता है वो काम, या फिर उसको ठीक करना वो काम करता है हमारे पास ईसीसी। और ईसीसी को हम क्या बोल देते हैं, एरर करेक्शन कोड। देखो एग्ज़ाम में ना कभी भी पूरा नहीं लिखा होता है, वहाँ पे बस ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है एरर करेक्शन कोड, क्योंकि आपके सिलेबस में ना ये स्टोरेज डिवाइस के बारे में भी मतलब लिखा हुआ, तो माइट पॉसिबिलिटी है कि ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे आ सकती हैं, है ना। इसके अलावा एक हमारे पास स्मार्ट है, उसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, अगर आपने पढ़ा होगा, क्योंकि लेटेस्ट पेपर्स में भी कहीं में पूछा गया था, एक स्मार्ट करके आता है, शायद मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था। स्मार्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट, एक स्मार्ट का पूछा जाता है। और मतलब दो तीन है जो एग्जामिनर के बहुत फेवरेट है, एक आप नोट कर सकते हो स्मार्ट के बारे में, और एक आपका जो है क्या नाम था उसका, हाँ एक आपका रेड के बारे में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये तीनों। एक आपका NVM के बारे में पूछा जाता है। ये दो तीन है ना, ये बहुत फेवरेट हैं एग्जामिनर के, कि पूछा जाता है कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। तो स्मार्ट की फुल फॉर्म मैंने पहले भी आपको समझ लिखवाई है, पर जिन्होंने नहीं लिखी है उनको नोट कर सकते हैं। देखो स्मार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग। इसके अलावा ए से आपका बन जाता है एनालिसिस, आर से आपका बन जाता है रिपोर्टिंग एंड टेक्नोलॉजी। ओके, रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी, इसको आपने जरूर नोट कर लेना है। सेल्फ मॉनिटरिंग, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी, ये हम बोलते हैं स्मार्ट को। वही जो हमारे पास RAID होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्डेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार ना एग्जाम में पूछा गया है, रिटर्डेंट एरे ऑफ, आई से बन जाता है आपका इंडिपेंडेंट डिस्क, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी NVM के बारे में आपको बताया था मैंने, है ना, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। देखो NVM तो इजी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, और ई से आपका क्या बन जाता है, एक्सप्रेस बन जाता है। और ई से ही ना एग्जामिनर कंफ्यूज करता है, वहाँ पे एक्सपेंशन, एक्सप्रेस, है ना, इसके अलावा वैप ऐसे करके डालता है वो अलग अलग टर्म्स, ताकि आपको कंफ्यूज करा किया जा सके। और ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक स्मार्ट, रेड, NVM। इसके अलावा हमारे पास AGP है ना, AGP जैसे मैं बताया था हमने, है ना,
इसके अलावा मैंने आपको एक दो तीन और बताई थी जो इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे पास अभी ये ऊबर आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। MTBF भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे डाटा इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में ना पूछा जाता है, तो इनको आपने ज़रूर नोट कर लेना है। ओके, तो इसके चलो आगे के जो क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, पर जो अभी आपने किया है तो इन सभी को अपने आप ज़रूर अपने कॉपी पे नोट कर लेना है। बाकी चलो आपके लिए छोटा मोटा एक तो आपके लिए होमवर्क रहेगा। सिंपल आपको फर्स्ट एक होमवर्क दे देता हूँ। आप मुझे बताएंगे इन मोबाइल कंप्यूटिंग, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ, एक आप मुझे बताएंगे GSM की फुल फॉर्म, एक आप मुझे बताएंगे LTE की फुल फॉर्म, एक आप मुझे बताएंगे GPRS की फुल फॉर्म, और एक आप मुझे बताएंगे NR की फुल फॉर्म। ओके, इसके अलावा हाँ एक आप मुझे बताएंगे UTMS की फुल फॉर्म। चलो अभी के लिए आप इतना बताएंगे। और सेकंड आपका होमवर्क रहेगा इन context of OSI मॉडल। OSI मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में आपको एक सिंपल सा होमवर्क रहेगा। Which layer deal with end-to-end encryption? end-to-end encryption। देखो फर्स्ट आपका पॉइंट ये रहेगा 2.1, इसका आंसर बताएंगे आप मुझे। 2.2 आप मुझे बताएंगे where we use the DHCP protocol and SSH प्रोटोकॉल। ठीक है, आप कौन सी लेयर में DHCP प्रोटोकॉल और SSH प्रोटोकॉल आप यूज़ करेंगे, साथ में इनकी फुल फॉर्म क्या होती है वो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो चलो आज के लिए आपका दो एक छोटे से होमवर्क है ना, ताकि आपकी रिवीजन होती रहे सारे सब्जेक्ट्स की। ऐसा ना हो कि आप एक टॉपिक पढ़ें और बाकी आप भूल जाएं, तो ये आपकी रिवीजन होती रहेगी। तो ये छोटे होमवर्क है, तो आप इनका राइट आंसर देंगे कि GSM की फुल फॉर्म क्या होती है, देन आपका LT की क्या होती है, GPRS क्या होती है, NR क्या होती है, UTMS की क्या होती है, और OSI मॉडल हमने जैसे पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन कौन सी लेयर हमारी करती है, और ऐसी कौन सी लेयर है जहाँ पे हम DHCP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। साथ में DHCP प्रोटोकॉल के जितने भी छोटे छोटे फैक्ट्स बनते हैं, फैक्ट्स इन द सेंस कि कौन सा हम पोर्ट नंबर यूज़ करते हैं, देन DHCP प्रोटोकॉल किसके लिए यूज़ किया जाता है, यूज़ किसके लिए किया जाता है ना, क्या चीज़ हम इसे असाइन करते हैं, है ना, ऐसे IP देते हैं कि मैक एड्रेस देते हैं, है ना, DHCP प्रोटोकॉल के थ्रू। बाकी आप ये मुझे ये बताएंगे कि DHCP प्रोटोकॉल से पहले हम क्या यूज़ करते थे। एक हम स्टैटिक IP भी यूज़ करते थे इससे पहले हम ना स्टैटिक मतलब IP वगैरह भी एलोकेट करते थे, तो वो किसकी हेल्प से हम करते थे वो भी आप मुझे एक बताएंगे कमेंट करके। वहीं जो हमारे पास सिक्योर शेल होता है ना, SSH प्रोटोकॉल है, ये आप कहाँ पे यूज़ करते हैं, है ना। ओके, तो ये सारे छोटे मोटे पॉइंट हैं, काइंडली आप जरूर इनको सर्च करें। जिनको नहीं पता वो काइंडली सर्च करके इनके कमेंट करें, अपनी कॉपी भी नोट करें कि ये सारे टर्म्स वही हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं और आपसे पूछी भी जा सकती हैं, है ना। तो जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप कमेंट करेंगे, उतना ये चीज़ें आपको याद रहेंगी, आपके ही भले के लिए, है ना। तो चलो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। इसके अलावा कोई डाउट है आपके मन में ना, जहाँ भी हम पढ़ रहे हैं ना, कुछ भी डाउट आता है तो काइंडली आप ज़रूर कमेंट किया करें, तो मैं ट्राई करा करूँगा तो नेक्स्ट लेक्चर में ही आपको उसका रिस्पॉन्स बैक दे दिया जाए। ओके, हाँ ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।